हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। संगम सिर्फ नदियों के नहीं, सरकार और दायित्वों के भी होते हैं। आसमान में जल भंडारों पर लहराता तिरंगा और शुष्क जमीन के सीने पर मुस्कुराते जलकमल। जो कवायद चल रही थी, कार्रवाई चल रही थी, आज वह धरती पर उतर रही है। अपने भगीरथ प्रयास से प्रदेश में जल जीवन मिशन की सफलता सुनिश्चित करते माननीय मुख्यमंत्री दिन में रंगोली सजाता, रात में दिवाली मनाता विंध्य और बुंदेलखंड। हर घर में पानी की ये धार अब सालों भर बरकरार रहेगी। यही तो है सबका साथ, सबका विकास। नमस्कार, मेरा नाम नीलकंठ है और इस साल हरियाणा सिविल सेवा 2021 को क्लियर करके मुझे AEO पद अलॉट हुआ है। यू कैन फाइंड माई नेम ऑन सीरियल नंबर 93 इन द मेरिट लिस्ट। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम टॉक एलैबोरेटली अबाउट माई ऑप्शनल दैट इज़ फिज़िक्स, और मैं बात करूंगा कि मेरा इस ऑप्शनल के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, इस ऑप्शनल को किन लोगों को लेना चाहिए, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। मैं बात करूंगा कि मेरी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा इस साल। मैं बात करूंगा कि क्या सोर्सेज आपको यूज़ करने चाहिए टू गिव योरसेल्फ द बेस्ट शॉट एट क्लियरिंग द एग्ज़ाम यूजिंग दिस ऑप्शन। और फाइनली वीडियो फिनिश करने से पहले मैं 2021 के पेपर जिसको मैं अपने साथ लेके आया हूँ थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, एक ऊपरी आइडिया देने के लिए उन लोगों के लिए हु आर ऑन द फेंस ऑन वेदर टू गो फॉर फिजिक्स और नॉट। तो मेरा HCS में ये पहला ही अटैम्प्ट था, बट फिज़िक्स लेने की मेरी वजह ये थी कि मैं 5 साल से UPSC की तैयारी कर रहा हूँ और UPSC में भी मेरा फिज़िक्स ऑप्शनल ही रहा है। और इस साल मैंने जस्ट HCS से पहले UPSC का मेंस भी लिखा था और HCS के जस्ट बाद IFOS का मेंस भी लिखा था। तो फिज़िक्स का पेपर लगातार मैंने 3 बारी दिया है, 3 महीने के अंतराल में ही। सबसे पहले UPSC में, उसके बाद HCS में और आखिरी में IFOS में। और मज़े की बात यह है कि इन तीनों के कंपैरिजन में HCS का स्तर, दोनों के कंपैरिजन में रादर HCS का स्तर सबसे ज़्यादा था। सबसे ज़्यादा अजीबो-गरीब सा पेपर HCS में ही आया था। तो उसकी खैर अपनी वजह है, उन पर मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। बट इससे पहले आई विल साउंड अ नोट ऑफ कॉशन फॉर एवरीवन जिनका ना ही तो फिज़िक्स का बैकग्राउंड है और जिन्होंने अभी तक ऑप्शनल की तैयारी शुरू नहीं की है, कि मेरी बिल्कुल फ्रेंडली एडवाइस आपको ये होगी कि डोंट गो फॉर फिज़िक्स एज एन ऑप्शनल HCS के अंदर। क्योंकि आजकल जो सवालों का स्तर है वो सवालों का स्तर इतना अटपटा है कि इन्होंने एक टैसिट नॉर्मलाइजेशन कर दी है। टैसिट नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है कि ताकि एग्जामिनर को उस टाइम पे अपने डिस्क्रिप्शन से कम नंबर ना देने पड़े या बाद में कोई कोर्ट केस की दिक्कत ना पड़े, जानबूझ के 40 से 50 नंबर का पेपर ऐसा सेट किया गया है, अटैम्प्ट ही नहीं हो सकता है। एंड इफ समबडी क्लेम्स कि वो अटैम्प्ट हो सकता है, आई विल लीव माई email ID इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई वुड रियली इनकरेज यू टू कनेक्ट विद मी एंड टेल मी कि वो कैसे अटैम्प्ट हो सकता था। साथ ही साथ जो बाकी 150 नंबर का पेपर था वो भी इतना ज़्यादा लेंदी था कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी पैनिक कर जाएंगे एग्ज़ाम में, तो आपका वो पूरा साल लेके निकल जाएगा। तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर अभी आप ऑप्शनल चूज़ कर रहे हैं और अगर आप इंजीनियरिंग फिजिक्स के बैकग्राउंड से नहीं है या BSc फिजिक्स से बैकग्राउंड से नहीं है, स्टे अवे फ्रॉम दिस ऑप्शनल। HCS का आप रिजल्ट देखेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है इस साल एंथ्रोपोलॉजी ने, सोशियोलॉजी ने, PSIR ने, हिस्ट्री ने। बहुत आराम से एक आसान ऑप्शन लीजिए, आसान तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन एटलीस्ट स्कोरिंग ऑप्शन लीजिए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। अगर आप मेरी तरह इस साइकिल में ऐसे अटके हुए कि फ़िज़िक्स ही पढ़ा हुआ है आपने 2-3-4 साल से और फिज़िक्स के साथ आपको मज़ा भी बहुत आ रहा है, तो मे बी यू कैन कंटिन्यू टू वॉच द वीडियो। मैं बात कर दूंगा, अपने एक्सपीरियंस को साझा कर दूंगा, बट सबसे पहला एक्सपीरियंस मैं यही साझा करता हूँ कि अभी तक HCS में एटलीस्ट, UPSC में एटलीस्ट पेपर का स्तर एक ऐसे लेवल पे आता है कि आप अटैम्प्ट करके उसको स्कोर कर सकते हैं। लोग करते हैं स्कोर UPSC में। HCS में लिस्ट में बहुत कम लोग हैं फिज़िक्स के साथ, तो कोशिश कीजिए स्टे अवे फ्रॉम एन ऑप्शन लाइक फिज़िक्स। और फिज़िक्स ही नहीं, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दूर रहिए इन ऑप्शन से। जहाँ तक बात है कि इस साल HCS ने नॉर्मलाइजेशन की है कि नहीं की है अपने साइंस के ऑप्शन में, वो बात क्लियर हो जाएगी एक बारी मार्कशीट बाहर आ जाए तो। क्योंकि मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से अगर मेरा स्कोर 105 से लगभग 115 के बीच में आता है, इसका मतलब ये है कि कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुई है। जो सवाल आपका सही है उसमें आपको पूरे अंक दे दिए गए हैं और जो स्कोर आ गया है एज इट इज़ उसको आपकी फाइनल मार्कशीट में छाप दिया गया है। ऑन दी अदर हैंड, अगर ये स्कोर 105 से कम है तो मतलब कुछ इन्होंने नॉर्मलाइजेशन करके स्कोर कम किया है, और अगर मेरा स्कोर 115-120 से ऊपर है तो मतलब अपस्केलिंग हुई है।
मेरा मानना ये है कि ना ही तो अपस्केलिंग हुई होगी ना तो डाउन स्केलिंग हुई होगी। स्कोर तो उन्होंने बिना नॉर्मलाइज करके ही दिया है, क्योंकि तभी 50 नंबर का पेपर कम्प्लीटली अनअटेम्प्टेबल था। बट फिर भी ये बात क्लियर हो जाएगी। आई रिक्वेस्ट दी कमीशन की जल्दी से जल्दी ये लोग हमारे मार्कशीट्स को दे, वरना मैं RTI लगा के अपनी मार्कशीट्स निकाल दूंगा और फिर मैं बता दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन हुई है या नहीं हुई है। स्कोर देख के मुझे पता लग जाएगा। बात करता हूँ मैं बुक्स की, तो बुक्स यार सिर्फ एक बुक को रेफ़र करना है, बेसिक बुक को रेफ़र करना है, इंडियन ऑथर को रेफ़र करना है। ये गलती इसलिए मुझे 5 साल लग गए क्योंकि मैं अपनी समझ का स्तर बढ़ाने के लिए ऑब्सक्योर किताब पढ़ रहा हूँ, मज़ा ले रहा हूँ पढ़ने में, और बाय द टाइम मैं एक सब्जेक्ट फिनिश करता हूँ, नए सब्जेक्ट पे आता हूँ, तो पिछला सब्जेक्ट गोल हो गया है और एग्ज़ाम में जो वो सिंपल न्यूमेरिकल दे पा रहा है उन पे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि स्तर तो बढ़ा लिया लेकिन वो सिंपल सवाल इंडियन ऑथर के नहीं किए। तो इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू सेव योर टाइम, सेव द ईयर्स, प्रेशियस ईयर्स ऑफ योर यूथ, तो यार स्टिक टू बिल्कुल बेसिक सोर्स, बेसिक बुक्स। किसी फैंसी बुक पे नहीं जाना, किसी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करना, बेसिक इजी सवाल कर लो, इतना इनफ होता है। इस साल मैंने सिर्फ वही किया और मेरे को मेंस भी क्लियर हुआ है, UPSC का, मेरा HCS का भी मेंस क्लियर हुआ है और रैंक भी आई है, IFOS का भी मेंस क्लियर हुआ है। तो कुछ तो मेरे लिए वर्क किया है फिज़िक्स में इस साल, जहाँ की फिज़िक्स में मेरा बहुत ख़राब स्कोर आ रहा था आज तक। और इम्प्रूवमेंट का सबसे बड़ा चेंज मैं यही लेके आया हूँ, सिर्फ एक बेसिक किताब और उसके बिल्कुल बेसिक सवाल। हायर क्वेश्चन लेवल क्वेश्चन पे जाना ही नहीं है। कौन कौन सी वो बेसिक किताब है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ? मैकेनिक्स में जो भी 4 खंड है, पार्टिकल मैकेनिक्स, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, स्पेशल रिलेटिविटी और कंटिन्यूअस मीडिया, चारों के लिए एक सिंगल सोर्स है DS माथुर। कोई और किताब पे मत जाओ, DS माथुर बाइबल है। उसके सवाल भी उसी स्तर के आते हैं UPSC में, उसके सवाल बना लो, वो भी सॉल्व्ड, वो भी सारे नहीं, कुछ बना लो इजी, मोर देन इनफ। DS माथुर इनफ है, पूरी मैकेनिक्स को कवर करेगी। DS माथुर नहीं तो मैकेनिक्स को कवर करेगी, वेव्स एंड ऑप्टिक्स के वेव्स को भी DS माथुर ही कवर करेगी। तो यू डोंट हैव टू बाय मल्टीपल बुक्स। DS माथुर, मैकेनिक्स और वेव्स, वेरी सिंपल। ऑप्टिक्स के लिए लोग घटक पढ़ते हैं, मुझे लगता है घटक समझने के लिए अच्छी बुक है, बट बहुत डिफिकल्ट बुक है समझने के लिए, और उसके सवाल भी बहुत हाई लेवल के उसमें जो सॉल्व भी दिए हुए हैं। ब्रिजलाल सुब्रमण्यम जैसी ब्यूटीफुल बुक आई हैव नॉट सीन इन अ वाइल। ब्रिजलाल सुब्रमण्यम ऑब्जेक्टिवली द बेस्ट बुक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑप्टिक्स के लिए। ऑप्टिक्स के लिए ब्रिजलाल सुब्रमण्यम पढ़ो, बहुत अच्छे डायग्राम्स दिए हुए हैं। एज इट इज़, रिमेंबर दोज डायग्राम्स, प्रैक्टिस दोज डायग्राम्स, प्रैक्टिस दो सॉल्व क्वेश्चंस। यूड सी वो डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं, नहीं तो UPSC मेंस में, इसके अंदर भी, HCS मेंस के अंदर भी। थर्मोडायनामिक्स की भी सिमिलर बाइबल है, गर्ग बंसल घोष। किसी फैंसी बुक पर नहीं जाना है, गर्ग बंसल घोष बाइबल है इसकी। आराम से उसके सवाल बना लो, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर लो, सिलेबस को देख के यू आर गुड टू गो। फाइनली इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बड़ा अजीबोगरीब सा सब्जेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रोडायनामिक्स के नाम से आई थिंक उसको दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, उसमें बड़े कॉम्प्लिकेटेड कॉन्वोल्यूटेड सामान है, तो मैं उसको कम ही पढ़ता हूँ, क्योंकि उसका सवाल फिर भी पेपर में नहीं बनता है। तो जो कुछ सवालों में से आपको चॉइस लेनी पड़ेगी, कोशिश कीजिए कि कंपलसरी तो क्वेश्चन करना ही पड़ेगा यहाँ से, तो इजी सवाल आप यहाँ से कर लें। डिफ़िकल्ट सवाल यहाँ से बनेगा नहीं पेपर में, लेट मी अश्योर यू। तो क्या सोर्स इसके लिए होना चाहिए? जो इसका ईजी पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, वो एक BL थरेजा की किताब है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके, अमेजिंग किताब है। उससे बाहर का सवाल यूजुअली नहीं बनेगा, तो BL थरेजा के कुछ सवाल आप कर लीजिए प्रीवियस क्वेश्चन की थीम के हिसाब से फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी। बाकी सब्जेक्ट के लिए आप ENM के लिए ग्रिफिथ एक अच्छी किताब है। ये एकमात्र एक फॉरेन ऑथर है जो मैं रेकमेंड करता हूँ। ग्रिफिथ आपकी यहाँ भी काम आएगी और एक ग्रिफिथ आपके काम आएगी क्वांटम मैकेनिक्स में, कम टू इट लेटर। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में मैं बता दिया कि BL थरेजा फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी, बाकी सारे पार्ट के लिए ग्रिफिथ्स इज़ मोर देन इनफ। फिर क्वांटम के लिए भी ग्रिफिथ मेरे हिसाब से बेस्ट बुक है। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है अनफॉर्चुनेटली इनिशियल अटैम्प्ट्स में। मैंने SC वर्मा पढ़ी है, मैंने MC जैन पढ़ी है, मैंने 2-3 और फॉरेन ऑथर्स पढ़ी है, बट मुझे किसी भी बुक में उतना मज़ा नहीं आया, किसी भी बुक की उतनी इफेक्टिवनेस नहीं लगी जितनी मुझे ग्रिफिथ्स की लगी। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप बिना समझे आगे नहीं जा सकते। पूरे पेपर 2 का बेस और एडिफिस क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस है। एटॉमिक, मॉलिकुलर, न्यूक्लियर, इवन सॉलिड स्टेट के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्वांटम मैकेनिक्स से आते हैं, और मेरे हिसाब से किसी भी किताब में इतनी बढ़िया तरीके से चीज़ों को नहीं समझाया हुआ है जितना ग्रिफिथ्स की किताब में क्वांटम मैकेनिक्स से समझाया हुआ है। डायरेक्ट उसमें बहुत अच्छे फॉर्मूला है, उसके क्वेश्चंस भी अच्छे हैं, वहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में, इफ यू सी मेंस में UPSC का, और अब तो UPSC के स्तर से और ऊपर उठ चुका है HCS, तो सवाल इजीली यहाँ से बन जाएंगे। तो ये हो गई क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। एटॉमिक मॉलिकुलर के लिए, एटॉमिक के लिए सारा हो जाएगा राजकुमार से। मॉलिकुलर आपको 50% करना पड़ेगा राजकुमार से, 50% करना पड़ेगा बैनवेल से। बैनवेल पूरी नहीं पढ़नी है,
बैनवेल से सिर्फ और सिर्फ वो जो 3 आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी वहाँ से कर लीजिए एंड यू बी गुड टू गो। रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक, बस 3 वहाँ से कर लीजिए। रमन वहाँ से कर लीजिए, रमन स्पेक्ट्रा। बस बैनवेल का इतना सा काम होगा, थ्योरी कवर करना। न्यूमेरिकल और एटॉमिक सारा कवर होगा राजकुमार से। बेस्ट बुक एवर। फाइनली न्यूक्लियर के लिए मुझे कोई भी अच्छी किताब नहीं मिली, बट एक किताब विच इज़ बेस्ट ऑफ द वर्स्ट इफ़ आई कैन कॉल इट दैट वुड बी DC त्याल। DC त्याल से बेसिक कुछ सिलेबस के पॉइंटर्स कर लीजिए। DC त्याल के अलावा मुझे नहीं लगता कोई और किताब है जो DC त्याल तक का भी सामान दे पा रही है। प्लस प्रीवियस क्वेश्चंस DC त्याल से बन रहे हैं एंड आई थिंक किसी भी किताब की एफिकेसी प्रीवियस क्वेश्चन में उसके हिट रेट से मापी जाएगी। तो DC त्याल इज़ अ गुड बेट इन माई ओपिनियन। फाइनली सॉलिड स्टेट डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक तो बब्बर एंड पुरी इज़ अ गुड बुक क्रिस्टल फिजिक्स के लिए। छोटी सी किताब है एंड आई थिंक इट हैज़ इनफ कंटेंट। सॉलिड के सारे सवाल वहाँ बन जाते हैं क्रिस्टल के। सुपर कंडक्टिविटी उसमें अच्छा दिया हुआ है, सेमी कंडक्टर अच्छा दिया हुआ है। बाकी जो पेरिफेरल टॉपिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं जैसे BJT, FET, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वो उसका एक गूगल कर लो उन टॉपिक्स को, उसके प्रीवियस क्वेश्चन तैयार कर लो। इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड दोज प्रीवियस क्वेश्चंस UPSC के 3 साल के, तो HCS के लिए वो टॉपिक इज सेट। उससे बाहर का सवाल आएगा तो वो वैसे भी नहीं बनने वाला, बी रेस्ट एश्योर्ड। तो इतना अगर आपने कर लिया तो आप भारत में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स लेके आ जाओगे, इसकी मुझे गारंटी है। तो आई थिंक फाइनली लेट अस डिस्कस 2021 का HCS का पेपर, ताकि एक ऊपरी आइडिया हो जाए कि एग्जामिनेशन हॉल के कंस्ट्रेंट्स हम एस्पिरेंट्स के क्या थे। तो पहले तो जैसे ही ये वितरित हो रहा था, व्हाइल द पेपर वाज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एग्जामिनेशन हॉल, एवरीबॉडी वाज स्टन्ड, आई किड यू नॉट। लोग ऑप्शनल के हिसाब से बैठे हुए थे। तो ज्यादातर फिजिक्स वाले लोग मेरे एक रूम में थे, 2 रूम और में थे, और सारे लोग कुछ समय से एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि 170 पेज की QCAB हमारे लिए बहुत एक नई बात थी। हम देख रहे थे इतनी मोटी बुकलेट में एक्चुअली है क्या। जब बुकलेट हमें मिली तो हमें पता लगा कि कमीशन हैज डिसाइडेड टू गिव अस 16 क्वेश्चंस। तो टोटल 16 सवाल इस पेपर में थे, जिसमें से आपको 12 करने थे। सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 9 कंपल्सरी था, और इसके अलावा 6 नंबर के जो 8 नंबर के 2 सेक्शंस थे, उसमें आपको 2 सवाल छोड़ के सिलेक्शन करनी थी। तो ये तो मुझे बताने में इतनी कंफ्यूजन हो रही है, समझने में कितनी कंफ्यूजन हुई होगी पेपर में, यू कैन ओनली थिंक। 3-4 बार इसको पढ़ के समझना पड़ा कि करना क्या है। थोड़ा इसको समझा 5-7 मिनट में। अब मैं देख रहा हूँ कि पहले 10-15 मिनट लोग सिर्फ पेज पलट रहे हैं, बट मुझे पता था पेज पलटने से तो कुछ नहीं होने वाला, वैसे ही समय बहुत कम है, जल्दी से सवाल उठाओ। पेज पलटते पहली बार QCAB के मुझे दिख गया था इसमें से 40-50 नंबर का पेपर हो ही नहीं सकता। जब मेरे जैसा व्यक्ति जो 5 साल घिसने के बाद, इतनी प्रखरता लाने के बाद 40-50 सवाल टच ही नहीं कर पा रहा है, तो मुझे इतना अपने पे सेल्फ बिलीफ है कि कंपटीशन की भी हालत मेरे से कोई अलग तो नहीं होगी। तो मैंने जल्दी से फोकस किया कि मैं पहले 80-90 नंबर का जो आसान पेपर होगा कहीं ना कहीं उसको अटेम्प्ट करूं, और बाकी मैं अपनी किस्मत पे जिसमें भी मेरा बिलीफ है उस पर मैं छोड़ दूं। तो क्वेश्चन मैंने देखना शुरू किया, तो कंपलसरी क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। पहला क्वेश्चन फिर भी इजी था। पहले क्वेश्चन में पार्ट A हो जाएगा, पार्ट B हो जाएगा। अब बात है कि पार्ट B देखने में इजी लगता है, कोरियोलिस और सेंटीपीटल का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। ये इतना लेंथी पेपर है कि इसमें 2 पेज जो दिए थे, दोज वर नॉट इनफ उस कैलकुलेशन के लिए। बट फिर भी इट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इट इज ऑल अबाउट बीटिंग योर कॉम्पिटिशन, और इतना मुझे बिलीव था कि अपनी नॉलेज के साथ और अपनी प्रैक्टिस के साथ मैं कंपटीशन को तो बहुत इजीली बीट कर दूंगा। कर दिया मैंने क्वेश्चन, C कर दिया, D कर दिया। ये इजी क्वेश्चंस थे। इजी इसलिए थे क्योंकि आई रिमेन्ड काम, आई डिडंट गेट एंशियस कि यार ये तो मैं कर लूंगा, आगे के कैसे करूंगा। और E भी मैंने कर लिया किसी तरीके से। कंपल्सरी क्वेश्चन मैंने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अटपटा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन नंबर 2 कोई भी एग्जामिनेशन हॉल में कर सकता है। 2 को तो डायरेक्टली छोड़ना ही पड़ा। अब देखिए 3 14 नंबर का सवाल है, लेकिन इतना इजी सवाल है कि ये लगभग 4 से 5 स्टेप में हो जाएगा। तो मैंने इस सवाल को लगभग थोड़ा लंबा चौड़ा डायग्राम बना के जल्दी से इसको 5 मिनट में इसको निपटाया। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत सिंपल था। तो सिंपल इट इज ऑल अबाउट पिकिंग द लो हैंगिंग फ्रूट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल पेपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इजीली आई डिड। क्वेश्चन नंबर 5 आई लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने समहाउ कर दिया क्योंकि बेसिक मुझे उसका आइडिया था। तो फिजिक्स में भी मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ स्टेप मार्किंग होती है। एक सवाल में अगर आप आखिरी आंसर तक नहीं आ पा रहे हैं, शुरू में आई यूज्ड टू गेट दिस इनपुट फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल कि फिजिक्स में बाइनरी मार्किंग होती है, और इसलिए मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहता था। लेकिन यूपीएससी के मेंस के नंबर मिलने के बाद और इवन एचसीएस में अपना सिलेक्शन होने के बाद इस चीज पे मेरा 100% बिलीफ है, 100% बिलीफ है कि स्टेप मार्किंग होती है। अगर स्टेप मार्किंग नहीं होती तो मैं यहाँ खड़ा नहीं होता, आपके साथ इंटरव्यू को साझा नहीं कर रहा होता। तो
अगर आपको एक सवाल आप आंसर तक भी नहीं ले पा रहे हैं, जितना आपको उसके बारे में थ्योरी पता है, जितनी आपको उसके बारे में इंट्रोडक्शन पता है, आप लिखिए। ये जीएस का ही पेपर, थोड़ा इसको समझिए और कुछ ना कुछ वो मार्क्स देता है। अगर आपने इररिलेवेंट नहीं लिखा है, अब ऑफ कोर्स थर्मोडायनामिक्स की चीज में अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स लिखेंगे तो कोई मार्क्स नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर एक क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, एक न्यूमेरिकल है और आपको नहीं पता कि फॉर्मूला क्या है, तो एक इंट्रोडक्शन इफ यू गिव अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एक डायग्राम बना देंगे तो कुछ वो 10 में से 1.5-2 नंबर दे देता है। लेट मी अश्योर यू, ये हुआ है मेरे साथ, इसलिए मैं बता रहा हूँ विद एक्सपीरियंस आपको। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा सिंपल था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बट आई वुड रिपीट, इफ यू आर काम, if you're not anxious, you can think about new conceptual questions in the examination hall. क्वेश्चन नंबर 8 भी मेरा हो गया, कोई इसमें इशू नहीं था। और फाइनली ऐसे मैंने सेक्शन ए से समहाउ 6 सवाल चूज कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 2 मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल थे, छोड़ दिए मैंने, बाकी सारे सवाल अटेम्प्ट कर दिए। सिर्फ सेक्शन बी पे आते हैं। अब सेक्शन बी के जो कंपल्सरी क्वेश्चन था उसमें मुझे 1 या 2 ही आता था, बट आई न्यू कि मुझे ही 2 सवाल आता है कंपल्सरी में से, तो यार बाकियों को भी इससे ज्यादा तो नहीं आता होगा। तो आई रिमेंड काम, जो आता था मैंने किया, जल्दी से मैं इजी क्वेश्चन पे भागा। क्वेश्चन नंबर 10 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 का पार्ट भी अटपटा था, बट आई रिमेंड काम। भाई अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी है पहले, और अगर आप काम हेड से चीजों को अप्रोच करते हैं, तो सवाल बनते हैं विद प्रैक्टिस। सवाल तब नहीं बनते अगर आप घबराए हुए हैं, अगर आप हड़बड़ी में हैं, तो सवाल अटक जाएगा। तो सवाल 10 के पार्ट बी और पार्ट सी की प्रैक्टिस ना होने के बावजूद भी इसको मैंने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन 11 भी सिंपल क्वेश्चन था, हाथ का मेरे बना हुआ था बहुत बारी, क्वेश्चन 11 भी मेरे से हो गया था। फिर आई थिंक 12-13 मुझे आते नहीं थे, कुछ मैंने ऐसे ही जुगाड़ किया होगा। क्वेश्चन 14 किताब का सवाल था, पूरी बब्बर जो मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट उससे क्वेश्चन बन गया था। 14 नंबर का बहुत आसान सवाल, ये भी मैंने आसान सवाल 5 से 10 मिनट में निपटाया, डायग्राम बनाया, इलैबोरेट इंट्रोडक्शन, इलैबोरेट कंक्लूजन, वेंट अहेड। फिर आई थिंक 15 में कुछ किया होगा मैंने, 16 थ्योरी थी, 16 में लिख दी जो थ्योरी आती थी, और आई थिंक तब तक समय खत्म हो गया। तो अगर मैं रिपीट करूं, अगर मैं रीआइटरेट करूं अपने एक्सपीरियंस को, 200 में से लगभग मैंने 160, 165, 170 का अटेम्प्ट किया होगा। 160 से 170 का पेपर मैंने बनाया, 30 नंबर का खाली छोड़ा हुआ है। उस 160 में से भी लगभग मेरे स्कोर 115 से 120 होगा, अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुई है तो। अगर मेरा स्कोर 120 से ऊपर है तो अपस्केल हुआ है, आई थिंक इसका कोई चांस नहीं होगा। और अगर 105 से नीचे है तो डाउन स्केलिंग हुई है, मुझे उसके भी चांस नहीं लग रहे। बट गिवन दैट यू नो बाकी ऑप्शन के कंपैरिजन में भी फिजिक्स से 3-4 लोग हैं जो फाइनल लिस्ट में हैं, और मैं भी लिस्ट में आया हूँ, तो एटलीस्ट 105-110 नंबर तो दिए गए हैं। बट अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि वो तब आए हैं मेरे जैसे व्यक्ति के जो वो 5 साल घिस लिया है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी और को अपनी यूथ के इन प्रेशियस सालों में यू नो फिजिक्स घिस के वो एक बेरली एक लिस्ट में आए। तो आई वुड रिपीट, अगर आपके पास चॉइस है, अगर अभी आप एंटर नहीं किए हो, तो यू नो स्टे अवे फ्रॉम अ साइंस सब्जेक्ट, एटलीस्ट एचसीएस के अंदर। यूपीएससी में इसके बहुत अच्छे डिविडेंड्स हैं, बट एचसीएस में स्टे अवे फ्रॉम इट। अगर फंसी गए हो, अगर आ ही गए हो, 2-3 अटेम्प्ट लिख दिए यूपीएससी के साथ, अगर ये स्ट्रैटेजी जो मैंने बात की है फॉलो करोगे, आई अश्योर यू दिस विल हैव द बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं डीकेडी से रिक्वेस्ट करके अपना टेलीग्राम का चैनल का लिंक और यूट्यूब के चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। इफ यू हैव एनी फॉलो अप्स, तो यू कैन आइदर आस्क मी क्वेश्चंस हियर इन द कमेंट सेक्शन, या मेरे चैनल पे यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस ऑन द स्टडी ग्रुप। I try to answer all questions with time, bandwidth के हिसाब से। Also, I would like to take this opportunity to thank DKT for inviting me to their platform। और अच्छा लगा मुझे अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करने के लिए। मे बी मेरी कुछ चीज़ सुनने में ब्रूटली ऑनेस्ट लगी होगी, लेकिन आई थिंक मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मैं आया हूँ, कुछ मैंने दिक्कतें झेली है, तो वो मैं साफ साफ शब्दों में अपने सभी दोस्तों को बताऊँ। आई थिंक ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू विश ऑल ऑफ यू वेरी बेस्ट। आई एम सर्टेन कि विद प्रैक्टिस, समय आने के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ हर चीज बनती है। बेस्ट विशेस एंड आई वांट टू सी यू सून। टेक केयर, बाय।